चलिए आज की चर्चा की शुरुआत भारत के नक्शे की एक दिलचस्प तस्वीर से करते हैं। एक ऐसा नक्शा जिसे किसी भूगोलविद्ता ने नहीं बल्कि आम हमलों, नए राजवंशों और जबरदस्त प्रतिरोध ने बनाया था। ये उस दौर की कहानी है जब भारत की राजनीतिक सीमाएं किसी नदी या पहाड़ से नहीं बल्कि तलवार की धार से तय होती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर सदियों तक तलवारों से नई लकीरें खींची गईं और मिटाई गईं, और हर लकीर के पीछे जीत, हार और लाखों लोगों की कहानियां छिपी हैं। तो आज हम 11वीं से 17वीं सदी के उसी उथल-पुथल भरे दौर की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज और लेख हैं, उनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाहरी आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे भारतीय समाज ने इन बदलावों का सामना किया। हाँ, और इस पूरी बातचीत में हम 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द रहेंगे। पहला तो ये कि इन विदेशी हमलों और नए राजवंशों ने भारत की सीमाओं को असल में बदला कैसे। दूसरा, जब राजनीति इतनी अस्थिर थी तो समाज और अर्थव्यवस्था ने खुद को संभाला कैसे। और सबसे जरूरी, इन सब बड़ी बड़ी घटनाओं का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। 11वीं सदी, यहां से एक नई युग की आहट सुनाई देती है। मध्य एशिया से तुर्क और अफगान हमलावर हिंद कुश के पहाड़ों को पार करके भारत की तरफ बढ़ते हैं। उनके इरादे साफ थे, दौलत, साम्राज्य का विस्तार और साथ ही अपने पंथ का प्रसार भी। और यहीं से भारत में मध्यकाल की अवधारणा शुरू होती है, जो यूरोप के मिडिल एजेस से बहुत अलग है। यूरोप में तो मध्यकाल का मतलब रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जागरण तक का समय है। उसे कभी कभी डार्क एजेस भी कहा जाता था। लेकिन भारत का इतिहास अपनी रफ्तार से चला है, इसलिए यहाँ जब हम मध्यकाल कहते हैं तो हमारा मतलब मुख्य रूप से 11वीं से 17वीं सदी के इस दौर से है। ये एक जरूरी फर्क है। हमें भारत के इतिहास को उसके अपने संदर्भ में देखना चाहिए, न कि यूरोप की नकल में। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और फिर दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है, और फिर एक के बाद एक 5 तुर्क अफगान वंश आते हैं। ममलूक, जिन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं, फिर खलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। लेकिन वंश शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बड़ा स्थिर रहा होगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। ये दौर राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर था। एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि दिल्ली सल्तनत के लगभग 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने पहले के शासक को हटाकर तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। 3 में से 2? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी सुल्तान कभी चैन की सांस नहीं ले पाता होगा। हमेशा यही डर कि कौन कब धोखा दे दे। उद्धार करना, ये सब कैसे कर सकते हैं? आपका पूरा ध्यान तो बस अपनी गद्दी बचाने और विरोधियों को कुचलने में ही लगा रहता था। वफादारी बहुत महंगी चीज थी। इस दौर के 2 सुल्तानों की कहानियां तो बहुत मशहूर हैं। पहले अलाउद्दीन खिलजी, उसने मंगोलों के हमलों से दिल्ली को बचाया और अपने सेनापति मलिक काफूर के जरिए सल्तनत को दक्षिण तक फैला दिया। वो खुद को इतना महान समझता था कि उसने अपनी मुद्राओं पर सिकंदर-ए-सानी यानी दूसरा सिकंदर लिखवाया। खिलजी एक जबरदस्त रणनीतिकार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी सल्तनत का जो आर्थिक मॉडल था वो काफी हद तक लूट पर आधारित था। उसकी विशाल सेना का खर्च अभियानों में लूटी गई संपत्ति से ही चलता था। उसने श्रीरंगम, मदुरै और चिदम्बरम जैसे दक्षिण के कई समृद्ध मंदिरों और शहरों पर हमले किए। एक मिनट, लेकिन दक्षिण तक पहुंचना और वहां शासन करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। क्या खिलजी ने इन दूरदराज के इलाकों को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था, या ये सिर्फ लूटपाट तक ही सीमित था? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में ये काफी हद तक लूट और अधीनता स्वीकार करवाने तक ही सीमित था। दक्षिण के राजाओं से कहा जाता था कि वे दिल्ली की सत्ता को माने और सालाना कर भेजें। सीधे तौर पर शासन स्थापित करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण की दूरी बहुत ज्यादा थी। उस जमाने में संचार, सेना को वहां तक पहुंचाना, ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असली नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश बाद में तुगलकों ने की, और वो भी एक अलग ही कहानी है। हाँ, तो दूसरे अहम शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उनकी योजनाएं बड़ी अनोखी होती थीं, पर उन्हें लागू करने का तरीका अक्सर विनाशकारी साबित होता था। जैसे राजधानी को दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद ले जाने का फैसला। कागज पर शायद ये फैसला सही लगा हो। दौलताबाद, जिसे पहले देवगिरी कहते थे, वो साम्राज्य के केंद्र में था।
वहां से उत्तर और दक्षिण दोनों पे नजर रखी जा सकती थी। लेकिन समस्या थी उसे लागू करने में। पूरी दिल्ली की आबादी को, अमीरों से लेकर गरीबों तक, वहां जाने का हुक्म दे दिया गया। इस लंबे और थका देने वाले सफर में हजारों लोग मारे गए और कुछ ही साल बाद जब ये योजना नाकाम हो गई तो सबको वापस दिल्ली आने को कह दिया गया। ये एक प्रशासनिक दुस्वप्न था। और उनका वो सांकेतिक मुद्रा वाला प्रयोग भी तो था। हाँ, टोकन करेंसी। ये विचार तो अपने समय से सदियों आगे था। उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और ऐलान किया कि इनकी कीमत सोने चांदी के बराबर ही मानी जाएगी। एक मिनट, समय से आगे ये तो सुनने में पूरी तरह नाकाम लगता है। आज की हमारी करेंसी से इसका क्या लेना देना है? लेना देना है और बहुत गहरा है। आज हम जो कागज के नोट या सिक्के इस्तेमाल करते, उनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती। 2000 के नोट को बनाने में 2000 रुपए का कागज नहीं लगता। उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि सरकार या रिजर्व बैंक उस पर गारंटी देता है। ये भी तो एक तरह की टोकन करेंसी ही है जो भरोसे पर चलती है। तुगलक ने भी यही करने की कोशिश की, लेकिन वो एक चीज भूल गया, भरोसा। लोगों को सुल्तान पर भरोसा नहीं था और सरकार का टकसालों पर पूरा नियंत्रण नहीं था। नतीजा, लोगों ने अपने अपने घरों में ही नकली सिक्के ढालना शुरू कर दिए। बाजार नकली सिक्कों से पट गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और सुल्तान को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी। समझ गया। यानी विचार अच्छा था, पर जमाना और इंतजाम दोनों ही गलत थे। और फिर इस सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी तैमूर ने। हाँ, 14वीं सदी के अंत में मध्य एशिया से आया तैमूर लंग एक तूफान की तरह था। उसने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में साफ साफ लिखा है कि उसके 2 मकसद थे, काफिरों यानी गैर मुसलमानों से युद्ध करना और उनकी दौलत लूटना। उसने दिल्ली को इस बेरहमी से लूटा और जलाया कि कहते हैं महीनों तक शहर में कोई हलचल नहीं थी। तैमूर अपने पीछे अराजकता और बर्बादी छोड़ गया। इसके बाद लोधी वंश आया, लेकिन तब तक दिल्ली सल्तनत सिर्फ नाम की सल्तनत रह गई थी। दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट चुकी थी। तो ये तो हुई दिल्ली की बात, लेकिन दिल्ली ही पूरा भारत तो नहीं था। क्या देश के दूसरे हिस्सों में सब कुछ चुपचाप चल रहा था, या वहां कोई और ही कहानी पनप रही थी? बिल्कुल नहीं। दिल्ली की सल्तनत को हर कोने से जबरदस्त चुनौती मिल रही थी। ये प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर पूर्व में कलिंग यानी आज का ओडिशा और आसपास के इलाके, वहां पूर्वी गंग राजवंश एक बड़ी ताकत था। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। सल्तनत के हमलों को बार बार नाकाम किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर बंगाल में सल्तनत के प्रशासक को बुरी तरह हराया। और इसी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज बनवाई जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विजय स्तंभ था। क्या बात है, एक सैन्य जीत को कला के ऐसे बेजोड़ नमूने में बदल देना, ये तो कमाल है। और दक्षिण में क्या हो रहा था? दक्षिण में होयसल राजवंश लंबे समय तक अपनी आज़ादी बनाए रखने में कामयाब रहा। उनके नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि साल नाम का एक युवक अपने जैन गुरु को बचाने के लिए एक शेर से भिड़ गया। गुरु ने कन्नड़ में चिल्लाकर कहा, होयसल यानी मारो सल। उस युवक ने शेर को मार डाला और वहीं से उसके वंश का नाम होयसल पड़ गया। होयसल, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। एक वंश का नाम बहादुरी के एक पल से बन गया। और तेलंगाना में तो प्रतिरोध का एक और भी अनोखा उदाहरण मिलता है। वहां मुसनूरी नायकों ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को वारंगल से खदेड़ने के लिए एक संघ बनाया। एक संघ मतलब कोई गठबंधन? हाँ, लेकिन ये कोई मामूली गठबंधन नहीं था। उन्होंने 75 से ज्यादा स्थानीय सरदारों को एक साथ इकट्ठा किया। जरा सोचिए, उस जमाने में 75 अलग अलग महत्वाकांक्षा वाले सरदारों को, जिनके अपने अपने हित थे, उन्हें एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। आज भी इतने लोगों को एक साथ लाना नामुमकिन सा लगता है। ये उनकी संगठनात्मक क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, दिल्ली को उतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में राजस्थान का नाम जरूर आता है। वहां तो प्रतिरोध का एक बहुत लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। राणा कुंभा की क्या कहानी है? बिल्कुल, मेवाड़ के राणा कुंभा 15वीं सदी में सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ मालवा और गुजरात की सल्तनतों को हराया,
बल्कि दिल्ली सल्तनत के हमलों को भी नाकाम किया। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने मेवाड़ में 32 किले बनवाए, जिनमें सबसे मशहूर है कुंभलगढ़ का किला। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर! ये तो चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक होगी। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक ऐलान था कि मेवाड़ को झुकाया नहीं जा सकता। सही कहा। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि दिल्ली की कहानी ही भारत की एकमात्र कहानी नहीं थी। हर क्षेत्र में अपनी अपनी ताकतें उभर रही थीं, जो दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रही थीं। और जैसे जैसे दिल्ली की सल्तनत की पकड़ कमजोर हो रही थी, मुझे लगता है दक्षिण में एक बहुत बड़ी शक्ति का उदय हो रहा था, विजयनगर साम्राज्य। आपने बिल्कुल सही कड़ी पकड़ी। तैमूर के हमले ने दिल्ली को जो झटका दिया, उसका एक अनअपेक्षित परिणाम भी हुआ। जैसे ही केंद्र की शक्ति कमजोर हुई, क्षेत्रीय ताकतों को उभरने का मतलब खुला मैदान मिल गया। और इसका सबसे शानदार उदाहरण हमें दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के रूप में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 14वीं सदी में हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इनकी कहानी भी तो बड़ी मजेदार है। हाँ, एक लोक कथा के अनुसार वे दोनों भाई जंगल में शिकार कर रहे थे कि उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। उनके शिकारी कुत्तों ने एक खरगोश को घेरा, लेकिन वो खरगोश डरकर भागने की बजाय अचानक पलटा और कुत्तों पर ही हमला करने लगा। रुकिए, एक खरगोश शिकारी कुत्तों का पीछा कर रहा है? ये तो किसी दंतकथा जैसा लगता है। बिल्कुल। दोनों भाई ये देखकर हैरान रह गए। उनके गुरु विद्यारण्य ने इसे साहस और प्रतिरोध का एक शुभ संकेत माना और उन्हें उसी जगह पर अपनी राजधानी बनाने की सलाह दी, और उस शहर का नाम रखा गया विजयनगर, यानी विजय का शहर। एक छोटी सी घटना ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रख दी। ये साम्राज्य अपने सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के समय में अपनी बुलंदी पर पहुंचा। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने खुद तेलुगु में आमुक्त माल्यदा नाम का एक महाकाव्य लिखा। कृष्णदेव राय एक आदर्श राजा का उदाहरण थे। उन्होंने दक्कन की सल्तनतों पर अपना दबदबा कायम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने व्यापार, कला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। उस समय विजयनगर की भव्यता का अंदाजा हमें पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के लेखों से मिलता है। उसने लिखा कि ये शहर रोम जितना विशाल और दिखने में अत्यंत सुंदर है। यहाँ दुनिया में सबसे अच्छी आपूर्ति है। उसने बाजारों का वर्णन किया है जहाँ हीरे, मोती और रेशम ऐसे बिकते थे जैसे हमारे यहाँ अनाज बिकता है। एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कि उस दौर में पुर्तगालियों का बहुत सम्मान होता था, क्योंकि वे अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े बेचते थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उस जमाने की लड़ाइयों में घुड़सवार सेना की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। जिसके पास बेहतर घोड़े होते थे, उसका पलड़ा भारी रहता था। कृष्णदेव राय ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये कीमती घोड़े उनके दुश्मन राज्यों जैसे बहमनी सल्तनतों के हाथ लगें। इसीलिए वो पुर्तगाली व्यापारियों से बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। तो मतलब उस जमाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंध घोड़ों पर टिके थे। ये बहुत मजेदार है। और शासकों की उपाधियों के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं ना? हाँ, ये बहुत आकर्षक है। उपाधियां बताती हैं कि कोई शासक खुद को कैसे देखता था और दुनिया को क्या दिखाना चाहता था। विजयनगर के राजा खुद को नरपति कहते थे, जिसका मतलब है मनुष्यों का स्वामी। ये दिखाता है कि वे अपनी प्रजा पर अपने अधिकार को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी उत्तर में बहमनी सुल्तान खुद को अश्वपति कहलाते थे, यानी घोड़ों के स्वामी। ये साफ दिखाता है कि वे अपनी घुड़सवार सेना को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। और पूर्व में ओडिशा के गजपति शासक खुद को गजपति यानी हाथियों का स्वामी कहते थे। नरपति, अश्वपति, गजपति यानी सत्ता के 3 अलग अलग प्रतीक, लोग, घोड़े और हाथी। ये तो उस दौर की पूरी भू राजनीति को समझने की एक चाबी जैसा है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? ये दौर सिर्फ हमलों और जीतों की एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये बदलती सत्ताओं, जबरदस्त प्रतिरोध और अद्भुत सांस्कृतिक निर्माण का एक बहुत ही जटिल और मिला-जुला दौर था। एक तरफ दिल्ली में कुतुब मीनार बन रही थी, तो दूसरी तरफ उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक तरफ तैमूर दिल्ली को तबाह कर रहा था, तो दूसरी तरफ दक्षिण में विजयनगर जैसा भव्य शहर बस रहा था। ये विनाश और निर्माण दोनों का समय था जो एक साथ चल रहे थे। और ये हमें एक बहुत जरूरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने जो भी बात की वो राजाओं, सुल्तानों और साम्राज्यों के नजरिए से थी। हमने इतिहास को सिंहासन पर बैठकर देखा,
लेकिन जरा सोचिए, अगर यही कहानी किसी आम किसान के नजरिए से सुनाई जाए, जिस पर हर नए शासक के साथ कर का बोझ बढ़ता जाता था, या उस व्यापारी के नजरिए से जिसका काफिला युद्ध की वजह से कहीं फंस गया हो, या फिर उस कारीगर के नजरिए से जिसके बनाए गए मंदिर या मूर्ति को तोड़ दिया गया हो, जब हम अपना ध्यान सिंहासन से हटाकर गलियों, खेतों और बाजारों की ओर ले जाते हैं, तो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है।